जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कक्षा 11 राजनीतिक विज्ञान का जो हमारा अध्याय चल रहा है तीसरा चुनाव और प्रतिनिधित्व। तो उसका दोस्तों आज हम पार्ट 3 लेकर आए हैं। आपको दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से 2 पार्ट में हमने इस पार्ट के बारे में बताया और दोस्तों आज हम लेकर आए हैं तीसरा पार्ट। अगर वो 2 पार्ट अगर आपने नहीं देखे है तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। तो देखिए अच्छी तरीके से आज हमारा पार्ट 3 होने वाला है और आज हम पार्ट 3 में अध्याय 3 को हम चुनाव प्रतिनिधि को खत्म करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज का हमारा बिंदु होने वाला है चुनाव, यानी दोस्तों निर्वाचन क्षेत्र का आरक्षण। इसका मतलब ये है कि जो निर्वाचन क्षेत्र है, जैसे दोस्तों जैसे मान लो कोई निर्वाचन क्षेत्र है तो उसमें किस प्रकार से आरक्षण किया जाएगा, यानी दोस्तों कितनी सीटों का आरक्षण होगा। बहुत बार आपने सुना होगा कि अभी तो SC ST की आरक्षण सीटें मिली है, OBC की सीटें नहीं मिली है, और कभी दोस्तों OBC की सीटें मिल जाती है, SC ST की नहीं मिलती। इसका मतलब यह है कि जैसे SC ST की सीटें आरक्षित है तो इसका मतलब यह है कि जो उम्मीदवार होगा वो भी SC ST का होगा। इस तरह से वहाँ पर दोस्तों आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। तो चलिए इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं। अब क्या होता है देखिए दोस्तों, सर्वाधिक जो हमने बात की फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम वाली प्रणाली, यानी दोस्तों सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली में किसी निर्वाचन क्षेत्र में जिस उम्मीदवार को, यानी दोस्तों जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिल जाते हैं वही विजय घोषित कर दिया जाता है। हमने पहले भी पार्ट 2 में अच्छी तरीके से चर्चा की है कि किस तरह से फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम वाली जो प्रणाली वो काम करती है। यानी कि इससे छोटे छोटे सामाजिक समूह हैं दोस्तों जो अहित हो जाता है। इससे क्या होता है दोस्तों कि जो छोटे छोटे सामाजिक समूहों का अहित हो जाता है। किस तरह से देखिए दोस्तों, ये भारतीय सामाजिक परिवेश में और दोस्तों अधिक महत्वपूर्ण है। ये हमारे यहाँ जाति आधारित भेदभाव इतिहास रहा है, यानी कि हमारा जो भेदभाव चल रहा है जाति आधारित धर्म आधारित ये चलता जा रहा है। और दोस्तों प्राचीन समय से हमने दोस्तों इतिहास में बात की है कि वो मनुस्मृति के बारे में हमने एक अध्याय पढ़ा था आपकी क्लास 11th की हिस्ट्री में। उसको अच्छी तरीके से देखो आप, बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें किस तरह से वाद विवाद होता चलता आ रहा है, भेदभाव हो रहा है, वो हमने आपको बताया है कि किस तरह से ब्राह्मण वाली पद्धति चल रही है। तो वो क्या है पहले से चलती आ रही है। तो यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ जाति आधारित भेदभाव भी इतिहास से होता आ रहा है। तो ये क्या है कि सामाजिक परिवेश, जैसे ये भारतीय सामाजिक परिवेश में अधिक महत्वपूर्ण है कि ये जो प्रणाली है सर्वाधिक मत वाली, ये दोस्तों कई बार हमारे लिए हानिकारक भी हो सकती है, अहित भी हो जाती है, कोई बार हित भी होती है। तो चलिए आगे और देखते हैं क्या है ऐसे सामाजिक व्यवस्था। यानी दोस्तों जो ये सामाजिक व्यवस्था है सर्वाधिक मत से जीते जाने वाली प्रणाली का परिणाम ये होगा कि दबंग सामाजिक समूह और जातियां हर जगह जीत जाएंगी। यानी कि दबंग जातियां इसलिए जीत जाएगी क्योंकि वो दबाव डालेगी या फिर किसी प्रकार का जनता को लालच देगी, कुछ समय के लिए उनको प्रलोभन देगी। तो वो क्या है कि अपने तरफ मिला लेंगे और जिसके पास ज़्यादा वोट आ गई तो वो आदमी जीत जाएगा। तो ये है कि वहाँ पर दबंग सामाजिक समूह है या फिर दोस्तों जातियाँ जीत जाएगी। अब देखिए दोस्तों, उत्पीड़ित सामाजिक समूह का प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो पाएगा। जो उत्पीड़ित है यानी दोस्तों जिसके साथ शोषण हो रहा है वो जातियां हैं, वो क्या है कि ऐसे समूह हैं उनका प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो पाएगा क्योंकि उनको पिछड़ा मान लिया जाएगा और दोस्तों वो पीछे रह जाएगी। दबंग जातियां वहाँ पर उनके ऊपर हावी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि ये उत्पीड़न जो सामाजिक समूह है इसमें से कोई प्रतिनिधित्व भी खड़ा नहीं हो पाएगा क्योंकि जैसे मान लो कि कोई दबंग सामाजिक समूह से कोई प्रतिनिधित्व खड़ा हो गया, उसी तरह से कोई मान लो कि इससे हो गया खड़ा, किससे, उत्पीड़न शोषण जो प्रतिनिधि जो पिछड़ा वर्ग है, तो ये क्या है इसको दबा देगा और इसकी कहीं बुराइयों का आलोचना करेगा, इस तरह से करेगा तो इसको पूरी तरीके से दबाकर ये आदमी जीत जाएगा। इस तरह से होता है। अब देखिए दोस्तों आगे हमारे संविधान में क्या है दोस्तों, हमारे संविधान निर्माता है इस कठिनाई को जानते थे। हमारे संविधान जो निर्माता है इस कठिनाई को जानते थे। उनको पता है कि आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आगे आने वाला भारत का भविष्य है वो क्या है इन कठिनाइयों से गुजरेगा जरूर। तो उन्होंने क्या किया देखिए दोस्तों, तो वो क्या है कि ऐसे यानी दोस्तों और ऐसे दलित उत्पीड़न सामाजिक समूह के लिए, जो ये सामाजिक उत्पीड़न समूह है, जो पिछड़े वर्ग है, उचित इनके लिए दोस्तों उचित और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझते थे। यानी कि वो समझते थे जो हमारे संविधान निर्माता थे, उनको ये लगता था कि जैसे ये कठिनाई तो आगे चलकर आएगी सही, तो जो दलित है, जो पिछड़े वर्ग के सामाजिक समूह है, उनके लिए उचित और न्यायपूर्ण जो कार्य हैं, उनके लिए जो प्रतिनिधित्व करता है वो दोस्तों सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझते हैं।
कि उनको भी पता है कि ये समस्या आगे चलकर आने वाली है, तो इनके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए। तो क्या व्यवस्था करते हैं देखते हैं दोस्तों। अब क्या होता है कि स्वतंत्रता, यानी दोस्तों स्वतंत्रता के पहले भी इस विषय पर बहस हुई थी और ब्रिटिश सरकार ने पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की थी। किसने की दोस्तों? ब्रिटिश सरकार ने पृथक निर्वाचन मंडल की। अब क्या होता है, इसका अर्थ यह है कि किसी भी समुदाय की प्रतिनिधि चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग वोट डाल सकेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों जैसे पृथक चुनाव यानी अलग करना, पृथक का मतलब क्या है दोस्तों? अलग, और निर्वाचन मंडल का मतलब जो चुनाव करवाते हैं जैसी संस्थाएं हैं। तो क्या है कि स्वतंत्रता से पहले भी इस विषय पर बहस हुई थी और पृथक निर्वाचन मंडल की अर्थ यह है कि किसी भी समुदाय के प्रतिनिधि चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग को वोट डाल सकेंगे, इस तरह की व्यवस्था थी। अब देखिए फिर क्या हुआ आगे चलकर, संविधान सभा, यानी दोस्तों जो हमारी संविधान बनी और जो जो वो सभा थी उनमें अनेक सदस्यों को हम पर शंका थी, यानी दोस्तों शंका थी कि उनका विचार था कि ये व्यवस्था हमारे उद्देश्यों को पूरा नहीं करेगी। उनको यह शंका थी कि आगे चलकर जो हम उद्देश्य लेकर चल रहे हैं, हम लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, इन पर वो खरा नहीं उतरेगी। इसलिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था को अपनाया गया। इसलिए किसको अपनाया गया दोस्तों? आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था को। अब वो व्यवस्था ऐसी थी कि जैसे कोई जो उस समाज से खड़ा हो रहा है तो वो सभी उसी समाज को वोट डालेंगे। तो ये क्या व्यवस्था अच्छी नहीं थी, ये दोस्तों भेदभावपूर्ण नीति थी। तो इनके लिए दोस्तों वो शंका का आशंका थी कि किस तरह से आगे चलकर क्या होगा। तो इन्होंने क्या किया कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था को अपनाया, यानी कि इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है कि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाताओं को वोट डाल सकते हैं। यानी कि जो लोग हैं वो क्या है कि सभी निर्वाचन, जैसे एक निर्वाचन क्षेत्र है और वहाँ की जनता है तो वो सभी मतदाता वोट डाल सकेंगे। सभी, ये नहीं है कि फिक्स कि भाई तुम इसी जाति को वोट डालोगी, इसी धर्म के लोगों को वोट डालोगी या फिर जो आपके सामाजिक समूह है उसी को वोट डालोगी। यानी कि सभी मतदाता वोट डालेंगे, लेकिन क्या है कि प्रत्याशी केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग से होगा जिसके लिए भी वह सीट आरक्षित है। इसका मतलब यह है कि जैसे दोस्तों मान लो SC ST की आरक्षित सीटें हो गई हमारे लिए, यानी कि सरकार ने SC ST की आरक्षित सीटें प्रदान की है इस साल, मान लो जैसे इस साल चुनावों ने हैं और SC ST SC और इन दोनों की दोस्त आरक्षित सीटें हो गई। तो जो प्रत्याशी है, जो उम्मीदवार है, वो तो SC ST से खड़े होंगे, लेकिन मतदाता जो वोट डालेंगे वो इन दोनों में से जो खड़े तो इनमें से ही होंगे, लेकिन डालेंगे इनको ही। इस तरह से आरक्षित व्यवस्था की गई ताकि इसको करने का मेन उद्देश्य यह है कि जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उनसे भी लोग आगे आए, उभरें, उनकी जो भावनाएं हैं वो और बढ़ाएं। क्योंकि अगर मान लो SC ST का कोई उम्मीदवार जीतता है तो जैसे उनके समाज के लिए जो वो क्या उत्पीड़न शोषण हो रहा है वो उनको पता है, उनकी समाज के लोगों से सामाजिक समुदाय है उनसे मिलेंगे तो उन समुदायों को और आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। अब देखते हैं आगे। अब क्या है दोस्तों, देखिए जैसे संविधान सभा में ये तो तय कर दिया कि आरक्षित सीटें होगी, ये तो होगी। अब सर्वाधिक, यानी दोस्तों सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अब इसमें क्या है कि सभी को जो वोट डालने का अधिकार है, वयस्क को, और चुनाव लड़ने का अधिकार है। यानी कि ये कहता है संविधान की सभी को वोट डालने का अधिकार है, सभी को है, महिलाओं को है, पुरुषों को है, सभी को है, और चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। वो क्या है दोस्तों, फिर सीटें आरक्षित होती है, जैसे महिला पुरुष की इस तरह से सीटें आरक्षित होती है। अब देखिए वयस्क मताधिकार क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। भारत के सभी नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त है, यानी कि सार्वभौमिक है, सभी वोट डाल सकते हैं जिनकी जो योग्यता वो कंप्लीट हो गई है। अब क्या योग्यता, इसके बारे में चर्चा करते हैं कि अर्थात भारत के सभी नागरिक मतदान कर सकते हैं। हमने बात कर ली, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, यानी कि वो नागरिक चाहे किसी धर्म का हो, जात का हो, समुदाय का हो, रंग रूप हो, वेशभूषा का हो, वो भी वोट डाल सकता है। जो यानी कि तो अब देखिए दोस्तों, जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं, जो 18 वर्ष के हो गए हैं, वो क्या कर सकते हैं दोस्तों, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का हिस्सा हो गए हैं, वो वोट डाल सकते हैं। अब देखिए वह मतदान कर सकते हैं, यानी वो वोट डाल सकते हैं, चाहे वो किसी जाति, धर्म, समुदाय, रंग रूप, वेशभूषा पहनी हो, इस तरह से वो किसी का भी हो, वो वोट डालने का उसको अधिकार है। अब देखिए 1989 तक 21 वर्ष की आयु तक नागरिकों को वोट देने का अधिकार होता था। यानी कि 1989 तक संविधान में ये था कि जो 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेगा उसको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार देने का अधिकार है, वो वोट दे सकता है। लेकिन फिर वो क्या हुआ कि 1989 में संविधान संशोधन किया गया
इसके यानी जो संविधान संशोधन करके उम्र को घटाकर कितनी कर दी दोस्तों, 18 वर्ष कर दी, क्योंकि ये भी दोस्तों 18 वर्ष के युवा हैं और ये भी वोट डालने का अधिकार रखते हैं, इनके पास भी सोच समझ विकसित हो चुकी है। तो इस तरह से 21 वर्ष हटाकर कितनी कर दी दोस्तों, ये कर दी 18 वर्ष। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको अच्छी तरीके से याद रखना। कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है, कई बार पूछे गए हैं। आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे कुछ नहीं है दोस्तों। हमारा जो पार्ट था क्या था दोस्तों, चुनाव और प्रतिनिधि, आज हमने कंप्लीट कर लिया है। क्या कर लिया दोस्तों, कंप्लीट। क्लास 11th राजनीतिक विज्ञान अध्याय 3 चुनाव और प्रतिनिधि को हमने शॉर्ट नोट्स के माध्यम से मात्र पार्ट 3 में हमने कंप्लीट कर लिया है। और दोस्तों आपको न्यू अकॉर्डिंग सिलेबस से आपको करवाया जा रहा है बहुत ही अच्छे लेवल तक, और इस तरह से आप तीनों क्लासों को बहुत ही अच्छी तरीके से देखोगे तो जो आपका ये लक्ष्य है, यहाँ पर देख सकते हो, जो दोस्तों आपका लक्ष्य है, मान लो ये लक्ष्य है आपका, तो इसको कंप्लीट करने में आपकी अहम भूमिका रहेगी, अहम योगदान रहेगा, और आपको हेल्पफुल मदद करेंगे तीनों क्लासेज। तो देखते रहिए, हमसे जुड़ते रहिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।